इसका नाम गोकुल है और ये मेरे दादाजी गोकुल चंद्र जी काबरा को समर्पित है, जिनको मैंने 8-10 साल की उम्र से गार्डनिंग करते देखा था और वो मेरे इंस्पिरेशन बन गए। प्रकृति ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि अब मुझे गार्डनिंग करते 55 साल हो गए। यहाँ करीब अंदाज ये पिछले 45 साल में जो फूलों का जो वैरायटीज़ बढ़ी हैं, ये करीब 400 के आसपास या उससे भी ऊपर होंगी हैं इस बगिया में। कैसे ख्याल आया, कैसे शुरुआत हुई इसकी? बस जैसे मैंने बताया कि दादाजी को देखता था, वो खुद 5 घंटे यहाँ रोज़ बैठ के काम करते थे, जबकि उस ज़माने में तो यहाँ 4-4, 5-5 बागवान हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो करते थे। और जब फूल खिलते थे और जो उनसे जो एक पॉजिटिविटी मिलती थी, बस वो ही मेरे को इस तरफ खींच लाया। 55 साल की इस यात्रा में अब आप देखते हैं, यहाँ आ गए हैं। जी। कितने पौधे हो गए हैं, किस किस तरह के फूल आपके इसमें लगते हैं, क्या अलग है बाकी सब गार्डन से ये गार्डन? करीब करीब अब एक अंदाज़ है कि 10,500 से 11,500 पौधे इस समय गोकुल में हैं, 8,000 गमले हैं। और फूलों का आप कहें तो जैसे सर्दियों के फूल होते हैं तो करीब 35 से 40 प्रजातियाँ सर्दियों के फूल की है, 12 से 15 गर्मियों की होती है। उसके अलावा जो परमानेंट फ्लावर्स होते हैं उसकी करीब 250 से 300 अलग अलग प्रजातियाँ हैं। इनमें गुलाब की करीब 250 वैरायटी है, चंपा की करीब 75 वैरायटी है, कमल की करीब 15 से 20 कलर हैं, अडेनियम है उनके 250 कलर हैं, ये यूफोर्बिया है उसके करीब 55 कलर हैं। तो इस तरीके से इतनी वैरायटीज़ हो गई कि वो अपने आप ही इस गार्डन की खूबसूरती बढ़ा देती है। मरु प्रदेश है जोधपुर, तो मध्य प्रदेश में स्थापित है, तो कैसे आपने ऐसे फूल किए जो ठंडे प्रदेशों में होते हैं? जैसे ठंडे प्रदेशों के कुछ फूलों के नाम मैं बताता हूँ, जैसे ट्यूलिप है, अज़ेलिया है, कैमेलिया है, हाइड्रेंजिया है, हेलिकोनिया है। ये फूल हैं जो सिर्फ आपको हिल स्टेशन पे देखने को मिलेंगे, या तो कश्मीर, मनाली, शिमला, मसूरी, अब वहाँ जाएंगे तो देखने को मिलेंगे। लेकिन मरुस्थल में, मरु प्रदेश में करने के लिए इसमें टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें लोकेशन का ध्यान पड़ता है, पानी का बहुत ध्यान पड़ता है। तो इसको अगर उस हिसाब से अगर किया जाए तो कोई कारण नहीं है कि आप किसी भी फूल को कैसी भी क्लाइमेट हो उसमें खिला सकते हैं, बशर्ते आप उससे खुद कनेक्टेड हैं, खुद ध्यान रखते हैं। ये काम माली के भरोसे नहीं हो सकता। आपने जब शुरू किया था तो यहाँ पे पानी की कमी थी, ऐसे में आपको किस तरह की दिक्कत आई इसको? हाँ, पानी की बहुत दिक्कत आई। टैंकर भी कभी कभी मंगाना पड़ता था, लेकिन जैसे तैसे शायद ईश्वर कृपा हुई, क्योंकि जब मैं मानता हूँ आप प्रकृति की सेवा करते हैं तो ईश्वर भी आप पे कृपा करता है। और शायद उन्हीं की कृपा है कि कुछ शुरू के सालों में प्रॉब्लम आई, उसके बाद अब समस्या नहीं है। आप रामायण का पाठ भी सुनाते हैं, गीता का पाठ भी सुनाते हैं इन फूलों को, क्या? जी, मैं गीता का 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, हनुमान चालीसा, श्लोक, कीर्तन, ये नियम है मेरा। जो रोज़ मेरा 4 घंटे, जब मैं सुबह पहले 4 घंटे जब गार्डनिंग करता हूँ तब ये रेगुलर मतलब खुद गाता हूँ, बोलता हूँ। इसके पीछे क्या आइडियोलॉजी है आपकी कि रामायण का पाठ सुनाना पौधों को? देखिए, रामायण सुनाएं या कुछ भी सुनाएं, आप इवन संगीत सुनाएं, चाहे आप अगर ये सुनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर में एक वो शक्ति पैदा करते हैं जिससे फूल खिलते हैं, ज़्यादा खिलते हैं। ये मेरा अनुभव रहा है। क्या आगे आप क्या सोचते हैं, इसको किस तरह से आप आगे इस गार्डन को और डेवलप करना चाहते हैं? देखिए, मेरी इच्छा तो है, अब ये तो जगह यहाँ कम है, लेकिन इच्छा है कि कोई बड़ी जगह मिले तो वहाँ पे इस गार्डन को मैं डेवलप करूँ। और एक चीज़ जो इस गार्डन ने मुझे बहुत बड़ा अमूल्य धन दिया है, मैं ये कहूँगा कि कभी आज से 30 साल पहले मैं डिप्रेशन में चला गया था और ऑलमोस्ट ये सोच लिया था कि मेरे को अब आगे नहीं जीना है। लेकिन प्रकृति से कंटिन्यूस जुड़ाव की वजह से वो समय बहुत आराम से निकल गया और उस समय सिर्फ 4 से 5 हज़ार पौधे थे जो आज बढ़ के 11,000 हो गए हैं। और ये जो फूल खिले हैं और जो खिलते हैं, इनको देख के 20 से 25-30 हज़ार लोग सोशल मीडिया पे फॉलो करने लगे और पूरे देश और विदेशों से अब लोग यहाँ देखने के लिए सर्दियों में खूब आते हैं।